तो देखिए अभी जो आपका इलास्टिसिटी वाला चैप्टर खत्म हुआ, अब हम लोग इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के, है ना। तो पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सिंपल आपसे ये बात पूछी जा रही है कि बताइए जो स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेन होता है इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है। अगर याद हो तो मैंने आपको बता रखा है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है वो यंग मॉडुलस कहलाता है ना। तो यंग मॉडुलस से मिलता जुलता केवल एक ही आंसर है, अब वो है इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, है ना, प्रत्यास्था गुणांक। ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी राइट आंसर। भाई घर्षण गुणांक नहीं हो सकता, श्यांतर गुणांक नहीं हो सकता, बल नियतांक नहीं हो सकता। तो आप समझिए बात को। भाई बल नियतांक क्या होता है, वो तो F/x होता है ना। तो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बोला जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मात्रा क्या है, यूनिट बताइए क्या। अगर यूनिट की बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं। एक होता है ई, एक होता है जी, एक होता है टे। बहुत सारे लोग इसको वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको जी को सी से, या फिर आपका म्यू से नहीं, सिग्मा से नहीं ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों की तीनों मात्रक या ये तीनों की तीनों पैरामीटर का मात्रक एक ही होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका स्ट्रेस का भी मात्रक होता है ना, क्योंकि स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं, स्ट्रेस का जो मात्रक होगा सर वही इसका मात्रक होने वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बताइए द्रव में क्या होता है। तो मैं ये बात आपको बता चुका हूं। अगर मैं बात सॉलिड की करता तो ध्यान रखना सॉलिड में ये तीनों मॉडुलस होते हैं, लेकिन द्रव की बात की जाए तो ध्यान रखना द्रवों का यंग मॉडुलस भी 0 होता है, द्रवों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जी भी 0 होता है, लेकिन और केवल द्रव में एक ही मॉडुलस होता है, उसका नाम है बल्क मॉडुलस। ध्यान रखना जो बल्क मॉडुलस होता है बस वही द्रव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी द्रव में यंग मॉडुलस भी 0 होता है और द्रव का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये दोनों वैल्यू द्रव के लिए 0 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथे क्या बोला जा रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। मुझे बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल बताना है कि बल्क मॉडुलस जो होता है के, उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है। तो अगर बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल पूछा जाए, मतलब उल्टा पूछा जाए, तो उस उल्टे को बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। मैं आपको थोड़ा बता दूं, हालांकि ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये आगे चल के आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं किसी लिक्विड की कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, ध्यान रखना कॉम्प्रेसिबिलिटी बीटा बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अगर मैं बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कर देता हूं, मतलब के का उल्टा कर देता हूं, वो बीटा हो जाता है। तो के जितने भी फॉर्मूले हैं सब उनको उल्टा करते जाइए, बीटा निकलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं के का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा माइनस डेल्टा पी बटे डेल्टा वी बटे वी, ये पढ़ा होगा। ठीक है, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी के पदों में, डेंसिटी के पदों में पढ़ा हो डेल्टा पी, और यहां डेंसिटी के पदों में प्लस हो जाता है और ये हो जाता है डेल्टा रो बटे रो। तो ये दोनों फॉर्मूले के होते हैं और ये दोनों फॉर्मूले उठा के यहां रख दिए जाए, मतलब उल्टा कर दिया जाए तो बीटे के फॉर्मूले पता चल जाए ना। माइनस इसमें लगा होता है वैल्यूम वाले फॉर्मूले में, लेकिन डेंसिटी वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना प्लस लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, कॉम्प्रेसिबिलिटी बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पॉइसन रेशियो बोला जा रहा है कि बताइए पॉइसन रेशियो क्या है। तो याद करो मैंने आपको बताया था पॉइसन रेशियो मतलब 1/m। तो जो 1/m होता है जिसको आप बोलते हैं पॉइसन रेशियो, ये एक्चुअली में होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो जो भाई साहब लेटरल स्ट्रेन होता है जिसको आप डेल्टा डी बटे डी कहते हो, लीनियर स्ट्रेन जो कि डेल्टा एल बटे एल होता है, इन दोनों का यदि रेशियो ले लिया जाए ना, बस यही रेशियो ही तुम्हारा पॉइसन रेशियो कहलाता है ना। तो पॉइसन रेशियो हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। है कोई आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि लेटरल स्ट्रेन को ही हम लोग पार्श्व विकृति भी कहते हैं, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात ही तुम्हारा पॉइसन रेशियो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मोर इलास्टिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। तो मोर इलास्टिक की कंडीशन मैंने बताई थी। मोर इलास्टिक उस बात को बोला जाए, उस मटेरियल को बोला जाएगा जिसका यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। जिसका यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा सर वही सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा।
तो इन सभी में जो सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस होता है वो स्टील का होता है। इसलिए ध्यान रखना, स्टील सारे मेटल में सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। रबड़ से भी ज्यादा स्टील इलास्टिक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। जब एक स्प्रिंग से भार लटकाया जाता है, जब एक स्प्रिंग से भार लटकाया जाता है मतलब पता है क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से तुमने कोई वेट लटका दिया, ये कोई W न्यूटन का मान लीजिए वेट लटका है, तो कहा जा रहा है कि बताइए इसमें जो विकृति डेवलप होगी, स्ट्रेन आएगी, वो कौन सी स्ट्रेन होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब ये भार लटकाया जाता है तो ये स्प्रिंग नीचे भी आती है, खिंचाव भी होता है, और ये जो तार है ना, ये तार घूम भी जाता है। ध्यान रखना, जब भी कभी कोई वेट लटकाया जाता है तो यहां पर थोड़ा मिस हो गया है, टेंसाइल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन ये दोनों आती हैं, ये दोनों आती हैं, ये दोनों आती हैं। तो आप इसके आंसर दोनों याद करिए। जब किसी स्प्रिंग से भार लटकाया जाता है ना, तो ध्यान रखना आपका टेंसाइल स्ट्रेन, जिसको आप लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हो, और शियर स्ट्रेन, ये दोनों आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। अरे वाह, ये न्यूमेरिकल आना शुरू हो गया। तो भाई न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो जितने मैंने आपको फॉर्मूले बताए ना, वो फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इस बात को समझे रहिए, है ना। तो सारे फॉर्मूले याद होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है ना, ये दिया गया है एक्चुअली में आपको एरिया मीटर स्क्वायर। अंप्रस्थ स्टार्ट वाले तार की लंबाई 0.1% बढ़ती है। अच्छा, 0.1% का सीधा सा मतलब यह है कि अगर लंबाई को 100 मान लिया जाए, लंबाई को 100 मान लिया जाए, तो जो बढ़ेगी वो 0.1 बढ़ेगी, और 1000 न्यूटन का तनाव बल उत्पन्न हो जाता है। यानी ये बल दिया गया है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, ये बल दिया गया है। तो तार का यन प्रत्यास्थ गुणांक बताओ। तो याद करो, जब मैंने आपको यन प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला बताया था, ई का फॉर्मूला बताया था, तो ई का फॉर्मूला एक तो होता है P बटे स्मॉल ई। लेकिन अगर मैं P की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया और स्मॉल ई की जगह पे डेल्टा L बटे L को खोलता हूं, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला जाकर निकला था, अगर याद हो तो ये फॉर्मूला जाकर निकला था FL बटे A इंटू डेल्टा L। तो यन प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला FL बटे A इंटू डेल्टा L होता है। अगर मैं सारी वैल्यू पुट कराऊं, सारी वैल्यू पुट कराऊं, तो पहले F की वैल्यू सुनिए क्या है, F मतलब फोर्स, तो फोर्स तो 1000 न्यूटन हो गया, 10⁻3। लंबाई L, तो भैया आपका डिफॉर्मेशन 0.1% दिया गया है। 0.1% का मतलब यह है कि लंबाई अगर 100 है तो जो डेल्टा L आएगा वो 0.1 आएगा। तो लंबाई को मैं अपनी तरफ से 100 ले लेता हूं, और डेल्टा L मुझे लेना पड़ेगा 0.1। ठीक है, एरिया क्या है, तो एरिया देखिए 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करा जाए, तो देखिए 10⁻3, 10⁻2, 10⁻5 हो गया डिवाइड बाई, और 10⁻, भाई 0.1 क्या होता है, 10⁻−1। अच्छा, 10⁻−1 होता है 10⁻−1, 10⁻−6, 10⁻−7। लेकिन मुझे यन मॉडुलस निकालना था। तो एक बात बताइए, ऊपर 10⁻+5 आ गया, नीचे 10⁻−7 आ गया। अगर 10⁻−7 ऊपर जाएगा तो पता क्या हो जाएगा, 10⁻+12 आ जाएगा, 10⁻+12 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। छोटा सा नहीं मिल चलता, फटाक से सॉल्व किया, ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो रहा है, देखते जाइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेना। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तार 400 किलोग्राम भार के बल से टूट जाता है। मतलब अगर एक तार में तुम इतना बल लगाओगे, कितना बल लगाओगे, 400 किलोग्राम का भार लगाओगे, तो वो टूट जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ, लेकिन उसी पदार्थ के दुगने मोटे तार। दुगना मोटा समझते हैं ना, दुगना मोटा का मतलब है, दुगना मोटा का मतलब यह है जिसकी रेडियस डबल हो जाए, दुगना मोटा। के लिए बताइए, तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल बताओ। तो एक बात बताओ जरा, अगर याद हो फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। बोलो, होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो जो भी आपका फोर्स होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले इस बात को समझ लो, जो भी फोर्स होता है, लगाया गया फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर त्रिज्या R से 2R हो रही है, मतलब त्रिज्या डबल हो रही है, तो सोच से देखिए त्रिज्या अगर डबल हो रही है तो एरिया क्या होगा।
तो आप एक बात बताओ, त्रिज्या के फॉर्मूले सॉरी एरिया के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है ना, पाई आर स्क्वायर आता है ना, तो इसका मतलब आर यदि डबल हो रहा है तो कंफर्म जो एरिया होगा वो 2 का स्क्वायर 4 यानी एरिया 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो एक बात बताइए, अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए अगर 4 गुना हो गया तो लगाया गया बल भी कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। अगर लगाया गया बल 4 गुना होगा तो पहले अगर 400 किलोग्राम भार पे टूट रहा था तब उसका 4 गुना कर दो यानी 1600 किलोग्राम भार उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी रेडियस डबल होती है तो एरिया 4 गुना होता है, और एरिया 4 गुना होगा तो ध्यान रखना लगाया गया बल भी 4 गुना हो जाएगा, या टूटने वाला बल भी 4 गुना हो जाएगा, 4 का 4 गुना 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन भाई जल्दी पूछे जाते हैं, ये श्योर एकदम है। क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या है क्वेश्चन ये है कि एक ही पदार्थ और एक ही मोटाई के 2 तार। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या क्या बोला, एक ही पदार्थ मतलब जो इसका यंग मॉडुलस होगा सर वो सेम होगा, एक ही मोटाई मतलब रेडियस या एरिया सेम होगा, ये सब सेम वाली बात मैं लिखने वाला हूं। एक ही पदार्थ यंग मॉडुलस सेम, एक ही मोटाई एरिया सेम, 2 तारों की लंबाइयों का अनुपात, लंबाइयां अलग अलग है, लंबाइयां अलग अलग है लेकिन लंबाइयों का अनुपात कितना बोल दिया गया है सवाल में, 8:2 बोल दिया गया है। फिर बोला जा रहा है दोनों को समान बल से खींचने पर, समान बल से खींचने पर, अब सर बल भी समान हो गया, उसका रेखीय विकृति का अनुपात बताइए। रेखीय विकृति मतलब E1:E2 बताना है, E1:E2 बताना है, ये है सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक ही पदार्थ E सेम, एक ही मोटाई ए सेम और ए दोनों को समान बल से खींचने पर, यानी ये सारी की सारी वैल्यू आपकी सेम होने वाली है, और लंबाई का अनुपात 8:2 है, और रेखीय विकृति मतलब E1:E2 पूछा जा रहा है। ये है तुम्हारा सवाल, ठीक है। अब कैसे लगाया जाए, सोचने वाली बात है कैसे लगाया जाए। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि सर अगर मैं E की बात करूं तो E का फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L। L तुम्हारा अनुपात दिया गया लेकिन डेल्टा L के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो डेल्टा L ना तो सेम बोला गया ना अनुपात दिया गया, तो आप इसको नहीं लगा सकते। हाँ एक चीज और लगा सकते हो, वो क्या है सर, वो क्या है, याद करो मैं आपको बता चुका हूं, यंग मॉडुलस E बराबर होता है P/स्मॉल e, ये लगा सकते हो। तो स्मॉल e बराबर कितना हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन बराबर कितना हो जाएगा, तो P/E हो जाएगा। अच्छा यंग मॉडुलस देखिए सेम बोल दिया गया है, सबसे पहले देखिए यंग मॉडुलस सेम है, यानी ये नीचे वाला वैल्यू सेम है, ठीक है। साथ साथ देखिए फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है। अगर फोर्स और एरिया सेम है तो इसका मतलब स्ट्रेस भी सेम हो गया, थोड़ा समझते जाइएगा। फोर्स भी सेम, एरिया भी सेम, स्ट्रेस भी सेम, ई भी सेम, तो P और E जब दोनों सेम है तो स्मॉल e मतलब स्ट्रेन भी सेम आ जाएगा, और जब स्ट्रेन सेम आ जाएगा तो इसका मतलब कन्फर्म ये जो अनुपात आएगा वो 8:8 ही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, विल बी राइट आंसर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर लंबाई बदल रही है तो E कैसे बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता, क्यों नहीं बदल सकता। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो एक दूसरे तरीके से भी देखिए, एक दूसरे तरीके से भी देखिए। E का फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L होता है। अब डेल्टा L की जगह पे अगर मैं FL/AE लिखूं तो FL/AE लिखा, लेकिन नीचे एक और L था, देख लीजिए वो L लगा दिया। अगर वो L लगा दिया तो देखो बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट L से L, F कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो फाइनली E भी तुम्हारा कांस्टेंट आ गया। अगर E कांस्टेंट आ गया तो E में जो अनुपात बनेगा वो कितना आ जाएगा, 8:8 आ जाएगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। ये भी क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा छोटा है लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, इसलिए तो मतलब पूरे इलास्टिसिटी के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस कर दोगे। 2 मीटर लंबा मतलब लंबाई 2 मीटर दे दी, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल यानी एरिया भी दे दिया, लंबाई भी दे दी, एरिया भी दे दिया, तार की वृद्धि 8 mm है वो भी दे दी,
टीए डेट कार एटी डरना टीजे वर्ड पूछा जा रहा है और कैपिटल ई भी दे दिया। पूरे सवाल को ध्यान से देख लो, पूरे सवाल में कहीं पर भी फोर्स नहीं दिया गया, और जब फोर्स नहीं दिया गया तो आप स्ट्रेस भी नहीं निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, फोर्स नहीं दिया गया स्ट्रेस भी नहीं निकाल सकते। तो याद करो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था सबसे पहले कि जो वर्क डन होता है सर वही स्ट्रेन एनर्जी होती है, वही स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो वर्क डन अगर मैं पूछूं या स्ट्रेन एनर्जी पूछूं तो मैंने अब देखो आंसर जूल में है, इसका मतलब कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा पी स्क्वायर बटे 2E और इंटू लगेगा यहां पर वॉल्यूम, ये कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम की मुझे हेडेक नहीं है, क्यों नहीं हेडेक है? क्योंकि मुझे एरिया भी दिया गया है और लंबाई भी दी रही है, मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बता सकता हूं, ठीक है। मुझे ई की भी हेडेक नहीं है, ई भी दिया गया है, मुझे हेडेक है पी की, पी नहीं दिया गया। लेकिन पी तो बल के पदों में मत खोल देना, जब पी तो बल के पदों में खोला तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो ये बताइए स्ट्रेस या कैपिटल ई बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बताइए अगर मैं यहां से P बराबर पूछूं क्या आएगा, तो P बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अगर P बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त मेरे, तो मल्टीप्लाई का दो ना, तो जैसे ही मल्टीप्लाई का आ जाएगा तो बहुत ध्यान से देखना 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन P बराबर कैपिटल E इंटू स्मॉल ई, लेकिन P स्क्वायर है, तो जब P स्क्वायर है तो कैपिटल E का स्क्वायर बटे 8 कैपिटल E, यानी 8 कैपिटल E बचेगा, 8 कट जाएगा और आगे स्मॉल ई स्क्वायर और इंटू हमारा कितना हो जाएगा वॉल्यूम। तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला इस फॉर्मूले के सारे मुझे डेटा दिए रहे हैं, बिना इस फॉर्मूले के सवाल नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। चलो फिर इसी फॉर्मूले के मैं सारे डेटा रखता हूं और देखता हूं कि आंसर कितना आना चाहिए, यू बराबर। तो भाई साहब 8/2 तो चलो ठीक है। कैपिटल ई कितना है? कैपिटल ई का मतलब है एन मॉडुलस, तो एन मॉडुलस देखिए कितना बोला जा रहा है 2 × 10⁻11, तो ये है 2 × 10⁻11 कैपिटल ई। स्मॉल ई का मतलब होता है भाई साहब डेल्टा एल बटे एल, है ना, डेल्टा एल बटे एल। तो ऊपर हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर, भाई ऊपर हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर, है ना। तो डेल्टा एल है कितना? तो डेल्टा एल है 8 mm, तो 8 mm का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर, क्योंकि सबको मीटर में रखना है। तो 8 mm मतलब 10⁻³ तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब डेल्टा एल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। नीचे एल स्क्वायर, एल कितना है? तो एल है भाई साहब 2 मीटर, तो एल है 2, तो 2 का स्क्वायर मीटर में ही है, तो मुझे कुछ ज्यादा हेडेक नहीं है। और इनटू क्या है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया देखिए एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया है 10⁻6 और लेंथ है 2 मीटर, तो 10⁻6 और लेंथ तुम्हारा पहले से ही 2 मीटर दी रही है। तुम्हें ये डेटा सॉल्व करना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम्हारा उत्तर मिलेगा। सारी वैल्यू मैंने पुट करा दी, ठीक है। आपको देखना समझना पड़ेगा कौन सी वैल्यू कैसे पुट कराई है। आप एक बार देख लो, समझ लो कौन सी वैल्यू कैसे पुट कराई है, ये देखना समझना भाई जरूरी है आप लोग के लिए, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। चलिए फिर वैल्यू पुट कराई जाए। क्या किया गया है 8/2 तो ठीक था, ई रखा गया, फिर डेल्टा एल का स्क्वायर मतलब 10⁻6 का स्क्वायर, 10⁻6 कहां से आया 8 mm था, 8 mm मतलब 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6, और दूसरा ये एरिया वाला 10⁻6 और नीचे लंबाई 2 मीटर का स्क्वायर। तो आप गौर से देखिए अगर मैं टट्टम पिट्टी चढ़ू तो ये वाला 2 ए वाले 2 से कैंसिल और ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल, तो बचा क्या 10⁻6 10⁻6 10⁻11। तो अगर गौर से देखो तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 बचेगा, ऊपर 10⁻1 और बटे नीचे 2, क्योंकि 11 और 10⁻12 है ना। 10⁻1 का मतलब होगा 8/10 यानी 8/20 उत्तर आएगा, और 8/20 का मतलब होता है 0.05 जूल। है कोई ऐसा उत्तर? बिल्कुल है 0.05 जूल, ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 0.05 जूल, ठीक है भाई। एक दशमलव लगाओगे, है दशमलव लगाओगे तो 1 0 भाग नहीं जाएगा, फिर 1 0, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12वां। दो तार समान बल से एक ही पदार्थ, हर चीज लिख लिया करिए, समान लंबाई, 2 तार समान लंबाई,
तो क्या चीज सेम है वो मैं लिख लेता हूं। तो लंबाई सेम है, एक ही पदार्थ बोल दिया गया है, इसका मतलब कैपिटल ई भी सेम होगा। तो एक ही बल से खींचा जाता है यानी बल एफ भी सेम होगा और उनकी त्रिज्याओं का ये सब चीजें सेम है। लंबाई सेम है, ई सेम है, कैपिटल एफ सेम है और त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 2:8 यानी R1:R2 त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 2:8। फिर बोला जा रहा है उनकी लंबाई में वृद्धि का अनुपात बताओ, मतलब डेल्टा एल का अनुपात बताओ। ठीक है सर, वेरी गुड। तो उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए डेल्टा एल का। तो बताइए डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बताया गया था। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला बताया गया था FL/AE, ये बताया गया था। मतलब सर लंबाई FLFE ये सब सेम है, तो जो डेल्टा एल आया वो देखिए एरिया का उल्टा आया। डेल्टा एल एरिया का उल्टा है, आया ना। अच्छा, त्रिज्या का अनुपात 2:8 है, तो आप बताइए एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा। तो टॉड एरिया का अनुपात हो जाएगा A1:A2 आ जाएगा, स्क्वायर करा दीजिए 4:8 हो जाएगा। अच्छा, एरिया का अनुपात 4:8 आया, तो डेल्टा एल का अनुपात पूछा जाए तो डेल्टा एल तो एरिया का उल्टा है ना। अगर डेल्टा एल एरिया का उल्टा है तो अगर मुझे डेल्टा L1:डेल्टा L2 पूछा जाए तो कहोगे सर डेल्टा एल एरिया का उल्टा है, तो एरिया का रेशियो यदि 4:8 है तो डेल्टा L1:L2 हो जाएगा 8:4। तो सही उत्तर हो जाएगा 8:4। है कोई उत्तर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखो भाई, इस सब सवाल तरीके होते सॉल्व करने के, ऐसा नहीं कि आप करते चले गए आंसर नहीं आया या फिर गलत आ गया। पैटर्न सीखिए कैसे किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। इस तरह क्वेश्चन भाई जरूर आता है, श्योर 101% आता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 13वां नंबर, दो तार जिनकी लंबाइयां और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल सेम है। जो चीजें सेम हुआ है लिख लिया करो। देखो भाई क्या चीज सेम है, लंबाई सेम है और क्षेत्रफल सेम है। तो लंबाई एल सेम हो गई, एरिया सेम हो गया। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न पदार्थ से बने। भिन्न भिन्न पदार्थ मतलब ई सेम नहीं है, ई इस बार सेम नहीं है। समान बल से खींचा जाता है यानी बल एफ सेम है। यानी ये वो सब चीजें मैंने लिख ली जो सेम है। फिर क्या बोला जा रहा है, उनकी लंबाई का वृद्धि का अनुपात बता दो। लंबाई में वृद्धि का अनुपात बता दो और यदि y1:y2 यानी यन मॉडुलस अनुपात दिया गया है, यन मॉडुलस अनुपात। तो मैंने अभी अभी बताया कि लंबाई में जो वृद्धि होती है डेल्टा एल, उसका फॉर्मूला होता है FL/A/E होता है। तो क्या क्या चीज सेम हो रही, एल सेम हो गया, ए सेम हो गया, एफ सेम हो गया, एल ए एफ सेम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E हो गया। डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E, यन मॉडुलस है ई, इन्होंने वाई से रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार बताओ उल्टा है ना। अगर उल्टा रेशियो है तो यन मॉडुलस अनुपात यदि 8:2 है तो डेल्टा एल का अनुपात 2:8 हो जाएगा। और 2:8 केवल मेरा एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उल्टा है ना। अब पता बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो सही मतलब आइडिया ले ही नहीं पाते कि इसको लगाना कैसे है, या अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि मेरा ये उत्तर सही है कि गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, दो तार जो कि एक ही पदार्थ से बने। अच्छा, एक ही पदार्थ से बने तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि यन मॉडुलस ई सेम हो गया, जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान है। देखिए क्षेत्रफल भी समान बोल दिया, इसका मतलब एरिया भी सेम हो जाएगा। एक ही बल से खींचा जाता है यानी बल एफ भी सेम हो गया। यानी इस बार इतनी चीजें सेम होगी। फिर बोला जा रहा है कि यदि उनके लंबाई का अनुपात, अच्छा ये जो अनुपात दिया गया है 2:8, ये लंबाई का अनुपात दिया गया है। यानी L1 रेशियो अगर L2 पूछा जाए तो 2:8 है। फिर क्या बोला जा रहा है, खींचने में किए गए कार्य का अनुपात बता दो। मुझे कार्य का अनुपात पूछा जा रहा है कि खींचने में बताओ, कार्य का अनुपात बता दो। तो कार्य या फिर स्ट्रेन एनर्जी कह दीजिए, है ना। तो कार्य का अनुपात आप लोग बनाने से पहले या फॉर्मूला देखने से पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीजें सेम हो तो फॉर्मूला हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। तो कैसे होगा फॉर्मूला, तो बहुत ध्यान से देखना। डेल्टा यू बराबर, या यू बराबर मैं आप बता चुका हूं, P
पी स्क्वायर बटे 2e और इंटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इंटू वॉल्यूम होता है। बोलो भैया, बात सबको क्लियर है ना? यही टार होगा क्योंकि यही स्ट्रेन एनर्जी है, वो भी टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो अब देखना बड़े ध्यान से क्या क्या चीज। देखो भाई, फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है, फोर्स एरिया दोनों सेम है। अगर फोर्स एरिया सेम हो गया तो स्ट्रेस सेम हो गया, यंग मॉडुलस भी सेम है, ई भी सेम हो गया। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है इसके अंदर? तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर होगा एरिया इंटू लेंथ, है ना? तो एफ और एरिया सेम है, स्ट्रेस सेम है, यंग मॉडुलस सेम है और एरिया भी सेम है सर, ये भी सेम है। तो बचा कौन? लंबाई एल बचा। तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया मेरे भाई, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ गया, तो L में अनुपात 2:1 है। अगर L का अनुपात 2:1 है तो U का अनुपात भी 2:1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ये तो सीधा सीधा भाई फॉर्मूला है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। याद करिए, फॉर्मूला बताया गया था यन प्रत्यास्थ गुणांक y और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक k और दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक ईटा के बीच संबंध बताओ, तीनों के बीच संबंध। तो ये संबंध आपको बताया था E बराबर 9gk डिवाइड बाई g प्लस 3k। और ऐसा दिखने वाला फॉर्मूला केवल और केवल एक ही है, वो है पहला नंबर, क्योंकि y बराबर होना चाहिए E बराबर y बराबर और 9gk अपॉन g प्लस 3k, y बराबर 3k है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसा दिखने वाला केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ये जो वर्ग सेंटीमीटर दिया है या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, भाई साहब ये एरिया दिया गया है। फिर बोला जा रहा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक स्टील तार को उसकी लंबाई के बराबर खींचने के लिए, लंबाई के बराबर समझते ना, लंबाई के बराबर का मतलब यह है कि पहले यदि लंबाई यदि L थी तो बाद वाली जो लंबाई L2 होगा सर वो 2L हो जाएगा। भाई L लंबाई तो आपने 2L किया, लंबाई के बराबर खींचा, L लंबाई को 2L किया, तो बताइए इस सवाल में डेल्टा L कितना होगा? तो डेल्टा L का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि। तो अगर L लंबाई तो तुमने 2L खींचा, उसके बराबर ही कर दिया, L और खींचा यानी 2L कर दिया, तो लंबाई वृद्धि 2L माइनस L यानी L हो जाएगा, है ना? फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा, आवश्यक बल बताइए, एम बताइए। इस सवाल में छोटी सी कमी है, वो कमी पूरी कर लीजिएगा। इस सवाल में एक और चीज मुझे दी जानी चाहिए थी, वो दी नहीं रही, मैं मान लेता हूं, क्योंकि ज्यादातर केस में स्टील के लिए, वैसे याद भी कर लीजिए, मैं आपको याद भी करा चुका हूं, स्टील के लिए जो यंग मॉडुलस है वो नहीं दिया गया। तो 2 गुणे 10⁵ 2 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, स्टील का यंग मॉडुलस होता है, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा एल का भी लगा दीजिए, जो फॉर्मूला आपको याद हो। जैसे ई का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, ई बराबर याद करते हो जो बहुत सारे लोग, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये होता है। तो बताइए ई का मान कितना है? तो स्टील के लिए भाई सबको पता है कि यंग मॉडुलस 2 गुणे 10⁻11 होता है, बराबर एफ का मान मुझसे पूछा जा रहा है, लंबाई एल, तो भाई पहले वाली लंबाई यानी L1 L ही तो था, तो लंबाई एल की जगह सवाल के अनुसार देखो स्टील के तार को उसकी लंबाई के बराबर खींचना है। अब एक बात बताओ, अगर लंबाई के बराबर खींचना है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पहले लंबाई L थी तो L और खींचना मतलब 2L, तो पहले लंबाई L थी। एरिया देखिए, एरिया दिया गया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, सारी चीजें मीटर में चल रही है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाओगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻², लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो मैं एरिया को 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर सकता हूं। डेल्टा एल, तो डेल्टा एल 2L माइनस एल, एल हुई हो जाएगा, तो देख लीजिए एल से एल मेरा उड़ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर एल से एल कैंसिल आउट हो जाए तो एफ का मान जब निकाला जाएगा इधर आ जाएगा, तो 10⁻11 10⁻⁻4, तो कंफर्म यहां से जो एफ का मान आ जाएगा वो 2 गुणे 10⁻7 न्यूटन आने वाला है कोई उत्तर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, चेक कर लो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, 2 गुणे 10⁻7।
ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17वां। यदि ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो बताइए प्रत्यास्थ गुणांकों पर क्या फर्क पड़ता है। तो याद करिए, मैं बता भी चुका हूं कई बार ये कि जब भी कभी हम लोग किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो प्रत्यास्थ गुणांक है मतलब ई है सर, वो घट जाते हैं, इलास्टिसिटी भी घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम किससे परिभाषित करता है, तो मैं आपको बता चुका हूं, हुक का नियम प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, ये हुक का नियम है, लेकिन परिभाषित प्रतिबल और विकृति नहीं करता। क्या हुक के नियम में तुम्हें प्रतिबल की परिभाषा मिली है? बोलो, प्रतिबल की परिभाषा तो पहले ही पढ़ चुके हो। क्या हुक के नियम में तुम्हें विकृति की परिभाषा मिली है? नहीं, हुक के नियम को पढ़ने के बाद जो परिभाषा मिली है वो इलास्टिक कांस्टेंट की मिली है। हुक के नियम को पढ़ने के बाद आपको डेफिनेशन इलास्टिक कांस्टेंट की मिली है। बताओ, हुक के नियम को पढ़ने के बाद ही तो ई जी के आया, बाकी प्रतिबल और विकृति तो हुक के नियम से पहले ही पढ़ चुके थे, है ना। तो किसे परिभाषित करता है, तो ध्यान रखना इलास्टिक कांस्टेंट को परिभाषित करता है। और यह भी ध्यान रखना हुक का नियम वैलिड कहां तक होता है, तो मैं बता चुका हूं प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। हां, अगर प्रोपोर्शनल लिमिट ना होगा तो भले आप इलास्टिक लिमिट लगा देना, नहीं तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखिए फिर भी उस तरह का क्वेश्चन आ गया, लगाएंगे बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ही पदार्थ के दो तार ए तथा बी की लंबाइयों का अनुपात कितना है? भाई साहब, लंबाइयों का अनुपात दे दिया, डायमीटर का अनुपात दे दिया, ठीक है सर। इन्हें समान बल से, तो दो चीजें पे फोकस कीजिए, एक तो समान बल और दूसरा फोकस कीजिए एक ही पदार्थ। तो एक ही पदार्थ हो गया यानी ई सेम हो गया, समान बल हो गया यानी एफ सेम हो गया। सर ये दोनों वैल्यू मेरी सेम होने वाली है। और फिर उन्होंने देखिए लंबाई का अनुपात दे दिया 8:2, व्यास का अनुपात दे दिया 2:1, ठीक है। अब एक बात बताओ, लंबाई का जो अनुपात है मैं लिख भी देता हूं, लंबाई का अनुपात दिया गया है 8:2 और डायमीटर का जो अनुपात दिया गया है वो 2:1 है। व्यास का अनुपात 2:1 है, व्यास का अनुपात 2:1 है। तो मुझे अगर इससे एरिया का अनुपात पूछा जाता कि बताओ सर एरिया का अनुपात कितना होना चाहिए, तो कहोगे अगर व्यास का अनुपात 2:1 है, डायमीटर का अनुपात, तो जो एरिया होगा वो डायमीटर का स्क्वायर ही तो होता है, π/4 d स्क्वायर होता है ना। तो जब π/4 d स्क्वायर होता है डायमीटर पदों में एरिया का फॉर्मूला, तो स्क्वायर आ गया, तो डायमीटर का अनुपात 2:8 है, तो एरिया का अनुपात 4:8 हो जाएगा। पहले इस बात को समझिए। अब फिर पूछा किसका दिया अनुपात, लंबाई में वृद्धि का पूछा जा रहा, मतलब डेल्टा एल का पूछा जा रहा है। तो दोस्त मेरे डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FL/AE होता है। क्या चीजें सेम हो चुकी है सर, ई भी सेम हो चुका, एफ भी सेम हो चुका, तो ई एफ से मुझे कोई मतलब नहीं, तो मुझे मतलब है L/A से। तो हर बार आप कह सकते हो कि डेल्टा एल का यदि अनुपात बनाना है तो मुझे L/A रखना पड़ेगा, L/A, ठीक है, यही अनुपात होगा। तो L का अनुपात 8:2 है और देखिए एरिया का अनुपात 4:8, तो L का अनुपात 8:2, तो यहां 8/2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे एरिया का अनुपात 4:8, तो नीचे 4:8 हो जाएगा यानी 4/8। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कराऊं और ढंग से तो मैं इसको 1/8 भी लिख सकता हूं, आप चेक कर लीजिए, है ना। तो 1/8 मेरा रेशियो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने से बच्चा लोग बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है। मेरे दोस्त मेरे कठिन नहीं होते, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं होते। आप L/A 8/2, A बाई मतलब एरिया अनुपात 4/A, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए 8/8 आ गया। लो सर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सही, 8/8 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20वां। ये भी देखिए बड़ा ही धुआंधार क्वेश्चन है और आंसर तो चुटकियों में निकलेगा। कहा जा रहा है L लंबाई तथा R त्रिज्या के तार का यंग मॉडुलस Y है, वेरी गुड। L लंबाई और R त्रिज्या के तार का यंग मॉडुलस Y है। फिर बोला जा रहा है लंबाई को L/2 कर दिया जाता है, त्रिज्या को R/2 कर दिया जाता है। तो यंग मापांक बताओ। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो यंग मॉडुलस होता है ना वो पदार्थ की प्रॉपर्टी होता है,
वो लंबाई, एरिया, त्रिज्या, डायमीटर इन पर निर्भर नहीं करता। हाँ, टेम्परेचर पे जरूर करता है, टेम्परेचर पर जरूर करता है, लेकिन इन पर निर्भर नहीं करता, लंबाई, एरिया वगैरह। तो जब लंबाई, एरिया पे निर्भर नहीं करता दोस्त मेरे, तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी यंग मॉडुलस उतना ही रहेगा। तुम चाहे लंबाई को ठीक से डबल करो, आधा करो, उससे क्या मतलब है मुझे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। 21, एक खींचे हुए तार में पार्श्व संपीड़न विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। अच्छा, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता क्या है सर? यह अनुपात तो होता है पॉइसन रेशियो, और याद करिए मैं बता चुका हूं पॉइसन रेशियो का मान 0 से 8/2 के बीच होता है। ये एक्चुअल होता है, लेकिन थ्योरेटिकल होता है -1 से 8/2, है ना। और -1 से 8/2 होता है, और 8/2 होता है किसके लिए? रबड़ के लिए होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो सर 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि 3/2 इसकी रेंज में आ ही नहीं सकता भाई। 0 से ज्यादा, 8/2 से कम, आधे से कम। 2 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यही हो सकता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सबसे ज्यादा 8/2 होता है ना पॉइसन रेशियो 1/n, ये रबड़ के लिए होता है। जो आइडियल रबड़ होती है या आइडियल प्लास्टिक होती है, सब उसी के लिए होता है। ये बात ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22? ध्यान से देखिएगा, खटाक से लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, 2 मीटर लंबे, मतलब लंबाई 2 मीटर है, क्षेत्रफल 2 वर्ग mm² है। तो mm² को मीटर² बना लेना, क्षेत्रफल। एक स्टील की तार की लंबाई इतनी है, वृद्धि इतनी की गई है, ठीक है। अब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोल दी। देखो भैया, लंबाई में वृद्धि भी mm में दे दी और एरिया भी mm में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करना पड़ेगा। आवश्यक बल पूछा जा रहा है, बताइए बल कितना होना चाहिए। तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वाई का। वाई दिया जाए इन्होंने, देखिए वाई दिया जाएगा, वाई कह दो या ई कह दो। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ई का फॉर्मूला होता है F × L बटे A × डेल्टा E या डेल्टा L, ये फॉर्मूला होता है ई का फॉर्मूला। तो चलिए फिर ई मतलब यंग मॉडुलस का मान रख देते हैं। तो यंग मॉडुलस का मान है 2.2 × 10⁻11। उसके बाद फोर्स F का मान वो तो मुझे निकालना है, रही बात लंबाई L, तो देखिए भैया लंबाई L जो है ये वर्ग मीटर में है, लंबाई L मीटर में ही है, तो मीटर में ही रख दीजिए। तो लंबाई L 2 मीटर है, तो यहां 2 मीटर ही रख दीजिए। नीचे A मतलब एरिया, तो देखिए एरिया दिया गया है 2 वर्ग mm², मतलब mm²। तो mm² को मीटर² बनाओगे, तो 1 mm में होता है 10⁻³ लेकिन mm² है ना। तो mm² है तो 10⁻³ का भी स्क्वायर, मतलब 10⁻⁶। तो हो जाएगा यहां पर 2 × 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा L। तो डेल्टा L कितना है? 0.5 mm, 0.5 mm। अच्छा, अगर 0.5 mm है तो ये तो सिर्फ mm है, mm² थोड़ी ना। तो इसको डायरेक्ट मैं 0.5 को 0.5 इंटू 10⁻³ ही लिखाऊंगा, है ना। आप थोड़ा सोचिए, एरिया 2 mm² था, तो mm मतलब 10⁻³ तो इसका भी स्क्वायर है, लेकिन लंबाई में वृद्धि 0.5 mm थी, इसलिए 10⁻³ से ही बस मल्टीप्लाई किया। अब बस इसको सॉल्व करा लीजिए। तो सॉल्व कराने का भी तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है। कैसे सॉल्व कराया जाता है बताते हैं। ये देखिए 2 और गुणे 0.5, अगर 2 का मल्टीप्लाई 0.5 के साथ कराऊंगा तो 8 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये 2 इससे जरूर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना देगा इसको 1.1 बना देगा, है ना। और देखिए 10⁻⁶, 10⁻³ 10⁻⁹, और -9 जब इधर आएगा तो कंफर्म जो आंसर आने वाला वो 1.1, और 10⁻⁹ इधर आएगा, और 10⁻11 है तो 10⁻�9 10⁻11 यानी 10⁻2 आ जाएगा। तो आंसर आने वाला है 1.1 × 10⁻² न्यूटन, ये आने वाला है कोई आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 1.1 × 10⁻² न्यूटन। तो सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम आसान है, बस आपकी कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए। आपने देखा कि मैंने कैसे सॉल्व किया, कोई भी डेटा बड़ा नहीं था, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वाई प्रत्यास्था गुणांक वाले एक तार में
एक्स रेखी विकृति। पहले इस बात को समझिए कि ये एक्स रेखी विकृति है, जिसे आप ई कहते थे ना, इन्होंने एक्स कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ई के पदों में ही आप मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला जा रहा है तार के पदार्थ का इकाई आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा बताओ, इकाई आयतन में। तो भाई अगर इकाई आयतन में चाहिए, यानी इकाई आयतन में बता चुका हूं कि पी स्क्वायर बटे कितना होता है 2e। आगे मैं वैल्यू नहीं लगाऊंगा क्योंकि इकाई आयतन में, लेकिन उन्होंने पी के पदों में नहीं पूछा, इन्होंने वाई मतलब ई के पदों में और स्मॉल ई जिसे आप स्ट्रेन कहते हो, इन्होंने एक्स लिखा हुआ है। तो मुझे इस पी टू फॉर्मूले को रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस किया जाए, तो याद करो यंग मॉडुलस कैपिटल ई बराबर होता है पी बटे स्मॉल ई। तो पी बराबर पूछा जाए कितना हो जाएगा, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, है ना। तो पी बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई रखो तो पी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू स्मॉल ई स्क्वायर बटे 2e। तो दोस्त मेरे ई से ई, वो भी कैपिटल वाला, कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 8/2 कैपिटल ई इंटू वाई स्क्वायर, वी ई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, ई स्क्वायर। लेकिन कैपिटल ई की जगह इन्होंने ले रखा है वाई को और विकृति ई की जगह ले रखा है इन्होंने एक्स को। तो आंसर सही होगा 8/2 वाई एक्स स्क्वायर, 8/2 वाई एक्स स्क्वायर। कौन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये लोग चाहे जितना भी हमें भ्रमित कर दे, अगर आपके तरीके सही हैं, कॉन्सेप्ट सही है, तो भ्रमित होने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24वां, देखिएगा। 0.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने इस बार एरिया 0.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। तार की लंबाई को दुगना कर रहा है। अच्छा, तार की लंबाई को दुगना करने का मतलब है कि प्रारंभिक लंबाई एल होगी और डेल्टा एल भी एल होगा, ठीक है ना। बताया था प्रारंभिक लंबाई एल, और जब लंबाई खींच के डबल करनी है, 2l करनी है, तो परिवर्तन भी तो एल होगा ना, दुगना करना है। आवश्यक बल का मान पूछा जा रहा है, वेरी गुड, बढ़िया सवाल है। तो इसके लिए भी तुम कैपिटल ई का फॉर्मूला लगा दो, तो कैपिटल ई का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मुझे इस एल डेल्टा एल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एल जितना होगा डेल्टा एल भी उतना ही होगा। समझिए बात को, क्यों इतना होगा, क्योंकि मुझे लंबाई खींच के डबल करनी है। तो मुझे अगर एफ निकालना है तो सीधा सीधा कह सकता हूं कि ई का मल्टीप्लाई एरिया के साथ कर दो, है ना। बताइए यंग मॉडुलस ई कितना दिया गया है, इन्होंने वाई के पदों में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर है डाइन, 10 की पावर 12 डाइन। लेकिन मात्रक देखिए लिखा हुआ है डाइन और प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया देखिए, तो एरिया का मात्रा लिखा हुआ है 0.5 और वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने मात्रक सही रखा ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो जैसे आप इतना रखोगे सारी चीजें सही एकदम, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। मैंने जानबूझ के ऐसा बदला नहीं, क्यों नहीं बदला, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि ये डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो जानबूझ के मैंने नहीं बदला। तो ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं गौर से देखूं तो 0.5 इंटू 10⁵ डाइन आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻12 डाइन, ठीक है ना। आप समझिए इस बात को, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अरे वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजे से वाला क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। देखिएगा, स्टील के तार की लंबाई में 9 किलोग्राम का भार लटकाने पर 9 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है। सर ये लटकाओगे तो 4.5 mm की वृद्धि होगी। बल नियतांक बताइए। आपको तार का बल नियतांक बताना है तो आपको पता होना चाहिए तार का बल नियतांक का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एक्स, एफ बटे एक्स होता है। तो एफ 9 किलोग्राम है, तो 9 किलोग्राम को भार बना लो, और भार बनाने के लिए जी से मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 गुणे 9.81। बोलो भाई, बात सब तो क्लियर है ना। आगे देखिएगा भाई, एफ बराबर एम जी, एक्स कितना है 4.5 mm, लेकिन mm में मत रखना क्योंकि सारे के सारे मात्रक देखो न्यूटन प्रति मीटर में है। तो आप 4.5 mm न रखकर 4.5 गुणे 10 की पावर -3 मतलब मीटर बना लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, जैसा मैं ऑप्शन देख रहा हूं 9.8 रखते हैं, 81 नहीं रखते हैं, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, 9 किलोग्राम को जी से मल्टीप्लाई काटा, न्यूटन बनाया, 9 जी किया और उसके बाद नीचे 4.5 रखा। अच्छा 4.5 से ये 9 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार, है ना। और 2 गुणे अगर 9.8 करे तो 98 दूनी होता है 196 यानी 19.6। और भाई साहब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3, उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर में। तो जो स्टिफनेस K का फॉर्मूला आ गया ना, बल नितांक, वो फॉर्मूला आ गया 19.6 गुणे 10 की पावर 3। है कोई उत्तर? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखो जरा गौर से, 19.6 1.96 गुणे 10 की पावर 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही है। आप थोड़ा गौर से देखिए, ये 4 8 0 स्टूर दे दे, 19.6 गुणे 10 की पावर 3 यही बना देगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन चाहे जितना भी हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करें, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। एक ही पदार्थ के, ये सारे के सारे क्वेश्चन भाई आप लोग लगा लेना और मुझे वीडियो में कमेंट जरूर करके बताना कि ये सारे क्वेश्चन आज से पहले आप में ये सब बनते थे कि आपको कंफ्यूज करते थे। क्योंकि जहां तक मैंने बच्चों से रिव्यू लिया है तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बच्चे सॉल्व करने से पहले डर जाते हैं, उन्हें लगता है बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता, बहुत आसान होते हैं ये खास तौर से क्वेश्चन। अब देखिए सवाल क्या है, एक ही पदार्थ के तारों की लंबाइयों का अनुपात 8। सबसे पहले देखिए एक ही पदार्थ बोल दिया, मतलब यंग मॉडुलस से मुझे कोई मतलब नहीं, वो सेम होगा। लंबाई का अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात है, यदि उन्हें समान बल, देखो समान बल बोल दिया यानी एफ भी सेम हो गया, एफ भी सेम हो गया, तो ये दोनों चीजें हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। फिर बोला जा रहा है उनकी लंबाई में वृद्धि का अनुपात बता दो, मतलब डेल्टा एल का अनुपात पूछा जा रहा है, डेल्टा एल का अनुपात। तो जब ई और एफ सेम है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अगर ई और एफ सेम है तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटे एरिया होता है। भाई एफ एल बटे ए ही होता है, तो एफ भी हट गया, ई भी हट गया। अब क्या क्या मुझे दिया गया, लंबाई का अनुपात दिया गया है, यानी L1 अनुपाते L2 दिया गया है सवाल में 8:2, ठीक है। अब एक बात बताओ, त्रिज्याओं का अनुपात 8:2 है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 8:2 है तो क्या यहां से मैं एरिया का अनुपात बना सकता हूं? कहोगे यस सर बनाया जा सकता है। कैसे? अगर रेडियस का अनुपात 1/√2 है तो एरिया अनुपात स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर, तो 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। बोलो भाई, तो लंबाई के अनुपात को मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन जो रेडियस का अनुपात दिया था सर उसको मैंने एरिया का अनुपात बना लिया स्क्वायर काटे। लेकिन यहां मुझे डेल्टा एल का रेशियो चाहिए, तो डेल्टा एल का रेशियो जो है देखो लंबाई का रेशियो और नीचे ए, तो लंबाई का अनुपात 8:2 है, 8:2 मतलब 8/2, तो ऊपर आ जाएगा 8/2, नीचे ये भी तो 8/2 है, ये भी तो 8/2 है, तो यहां पर भी 8/2 आ गया। क्या चीज है, तो 8/2 ऊपर भी 8/2 नीचे भी, कट पिट के 8/8 आ जाएगा, यानी लंबाई में वृद्धि का जो अनुपात आया सर वो 8:8 आया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 26 का सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ध्यान से देखिए ना। एल लंबाई तथा एरिया ए परिच्छेद वाली एक धातु की छड़ को दृढ़ आधारों के बीच टस दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किसी छड़ को दो रिजिड सपोर्ट के बीच टस दिया जाता है और टस देने के बाद आप जब इसको गर्म करते हो ना, इस तरह से गर्म करते हो इस तरह से, तो इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है। वो स्ट्रेस एक्चुअली में थर्मल स्ट्रेस कहलाता है। तो दो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, या तो स्ट्रेस का पूछा जाएगा या तो बल का पूछा जाएगा। तो बल का पूछा जाए तो फॉर्मूला बताना है E अल्फा A डेल्टा टी, मतलब एरिया बताना है, और स्ट्रेस मतलब प्रतिबल P का फॉर्मूला पूछा जाए तो बताना है केवल E अल्फा डेल्टा टी, मतलब यहां पर एरिया नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, बल के फॉर्मूले में एरिया लगता है, स्ट्रेस के फॉर्मूले में एरिया नहीं लगता, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या था, बल पूछा था, तो बल का फॉर्मूला हो जाएगा E अल्फा A डेल्टा टी, E अल्फा A डेल्टा टी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। भाई E की जगह इन्होंने Y कर दिया तो Y A अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। L कहीं नहीं आया, L वाले जितने भी ऑप्शन है वो सब गलत है, L कहीं आया ही नहीं है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले में। बोलो भाई बात सब क्लियर है ना।
चलिए बल पूछा गया था, बल मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अरे वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा। जब 4 न्यूटन का, जब तनाव 4 न्यूटन का है तब प्रत्यास्थ डोरी की लंबाई a मीटर है। मतलब तुमने किसी रस्सी में तनाव न्यूटन 4 न्यूटन का बल लगा रखा है, तो डोरी की लंबाई वो a मीटर है। जब 5 न्यूटन का है तो डोरी की लंबाई b मीटर है। तो बताया जा रहा है जब तनाव 9 न्यूटन का होगा तो बताओ डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा 4 न्यूटन का तनाव था तो डोरी की लंबाई a थी। जब 5 न्यूटन का तनाव था तो डोरी की लंबाई b थी। तो जब तनाव 9 न्यूटन का होगा तो बताओ डोरी की लंबाई कितनी होगी। यानी ये खाली जगह तुम्हें बननी है, तब डोरी की लंबाई कितनी होगी। सवाल की लैंग्वेज समझिए, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। एक बार बताओ, जब तनाव तुम्हारा 4 से 5 आया, मतलब 1 न्यूटन बढ़ा, तो डोरी की लंबाई a से b आ गई। और चूंकि तनाव है तो तनाव बढ़ने से लंबाई खींचेगी ना। तो जब 4 से 5 हुआ तो डोरी की लंबाई a से b हो गई, यानी बढ़ी कितनी, तो कहोगे b माइनस a। यानी 1 न्यूटन का बल बढ़ाने से डोरी की लंबाई b माइनस a बढ़ रही है। अब बताओ, यहां पर तनाव 5 न्यूटन से कितने न्यूटन हुआ, 9 न्यूटन हुआ, कितना बढ़ा, तो कहोगे 4 न्यूटन। तो यहां डोरी की लंबाई कितनी बढ़ेगी भाई, 1 न्यूटन आने पर b माइनस a बढ़ा, तो 4 न्यूटन आने पर 4 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी 4b माइनस 4a बढ़ेगा। 4b माइनस 4a बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो यहां पता क्या डेटा आएगा, यहां डेटा आएगा b प्लस, भाई b तो था पहले, इससे पहले, लेकिन बढ़ा कितना, तो बढ़ा 4b माइनस 4a। तो b प्लस 4b माइनस 4a को अगर थोड़ा सा गौर से घूरो तो ये जो दिखने वाला है मुझे, वो 5b माइनस 4a दिखने वाला है। ठीक है, अगर यकीन ना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जब a प्लस b माइनस a करोगे तो देखो ये b मिलेगा, क्योंकि a से। उसी तरह से जब ये जोड़ोगे तो ये मिलेगा, जिसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया अच्छा सवाल है, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। समान पदार्थ के 2 तार, समान पदार्थ के 2 तार लिखे हुए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। समान पदार्थ इन्होंने बोल दिया ना, तो मतलब मुझे यंग मॉडुलस से कोई मतलब नहीं है। ए और बी उनकी लंबाइयों का अनुपात दिया गया है, डायमीटर का अनुपात दिया गया है, और लंबाई में वृद्धि सेम है, वृद्धि सेम है। तो एफ ए बटे एफ बी पूछा रहा, तो पहले वृद्धि सेम कर दो ना। तो अगर वृद्धि सेम है तो इसका मतलब पता क्या है, वृद्धि सेम है तो यानी डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ ए एल ए बटे, या अगर 1 में लेना चाहते हो तो F1 L1 बटे A1 E। मैं E को E1 E2 नहीं लिख सकता क्योंकि समान पदार्थ बोला जा रहा है। यहां पर हो जाएगा F2 L2 बटे A2 E। चेक करते रहना, तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे F1 बटे F2 चाहिए, मुझे किसी भी तरह से F1 बटे F2 चाहिए। E से E क्या है, कैंसिल आउट। तो अगर थोड़ा गौर से देखो और मैं आपसे पूछूं कि बताओ F1 बटे F2 क्या आएगा, F1 बटे F2 क्या आएगा, F1 बटे F2 ऐसे आएगा। तो कहोगे यहां आ जाएगा L2 बटे L1 और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी हो जाएगा A1 बटे A2। ये तुम्हारा आंसर होने वाला है। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, थोड़ा गौर से देखना। F1 बटे F2, ये L1 नीचे, तो L2 बटे L1 ये, ठीक है। तो L2 बटे L1, लेकिन लंबाई का जो अनुपात दिया गया था तुम्हें सवाल में, वो तो दिया था 8:2 है। तो बताइए अगर यहां से मैं F1 बटे F2 पूछूं कितना आएगा, तो लंबाई का अनुपात 8:2, यानी ये L1 अनुपात L2 है 8:2। तो L2 बटे L1 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2 बटे 8। फिर मुझे A1 बटे A2 निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर व्यास का अनुपात तुम्हारा 2:8 है, व्यास का अनुपात 2:8 है, तो एरिया का A1 अनुपात A2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। भाई एरिया व्यास का स्क्वायर के पदों में आता है, तो 2:8 का स्क्वायर 4:8। तो आंसर जो होने वाला है वो 8:8 होने वाला है। कोई उत्तर बिल्कुल मिल गया मुझे उत्तर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जरा सी भी गलती, छोटी सी मिस्टेक इस पूरे सवाल को उस मोड़ पर ले आ सकती है
जिसमें हो सकता है कि और भी आंसर आपको सही लगेंगे, हो सकता है और भी आंसर सही लगेंगे। क्योंकि अगर धोते से ये 4/8 न लिखकर 8/4 लिखा जाता, या ये 2/8 न लिखकर 8/2 लिखा जाता, तो आपको आंसर 1/2 या 2/8 भी मिल सकता था। तो तुम भाई सब बड़े खुश हो जाओगे, लो सर सही हो गया है। तो क्लियर होना चाहिए भाई, सबको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। इसलिए बोलते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार कंप्लीट कोर्स पढ़ना एकदम जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक इलास्टिक छड़ में प्रति इकाई आयतन में संपन्न कार्य। अरे भैया प्रति इकाई आयतन में संपन्न कार्य, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। इसमें आयतन का मल्टीप्लाई करना ही नहीं, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31। यदि किसी स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आ गया, खींचने में लंबाई में x वृद्धि होती है, यानी वृद्धि x होती है। फिर बोला जा रहा है कि बताइए उसमें जो संचित ऊर्जा होगी सर वो कितनी होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने स्प्रिंग में तनाव भी दे दिया कि तनाव सर T मान के चलो और स्प्रिंग नितांक K मान के चलो। तो पहले मैं K, T और X में संबंध बता दूं। जो आप लोग पढ़ा करते हो K बराबर फोर्स अपॉन X या F/x, लेकिन इस बार इन्होंने जो फोर्स है उसको T बोला हुआ है। अगर फोर्स को T बोला हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स F की जगह T हो जाएगा। तो K बराबर T/x होता है पहले इन तीनों में संबंध। लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला पूछा है मुझसे संचित ऊर्जा का पूछा है। तो पहले बताओ जो संचित ऊर्जा U होती है वो फॉर्मूला क्या होता है, 12K × x²। स्प्रिंग में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला 12KX² होता है। थोड़ा गौर से देखिए, ऐसा कोई मुझे फॉर्मूला ही नहीं दिखाई दे रहा जिसमें 12KX² हो। अच्छा, ऊपर कभी 2 नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर टोटली गलत है। ऊपर कभी 2 नहीं हो सकता किसी भी कीमत में, नीचे ही होगा। अब T²/2x होगा या T²/2k होगा। वेरी गुड, देखते हैं ऊपर T² कैसे आ सकता है। तो ऊपर T² लाने के लिए मैं एक काम करता हूं कि क्या मैं इसमें ऊपर 2 और नीचे K, मतलब K का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। अगर K का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर K²x² बन जाएगा। थोड़ा गौर से देखिए, यहां से T बराबर पूछा जाता तो T बराबर आ जाता KX। अगर T बराबर अगर KX आ गया तो KX T² है, तो कंफर्म इसका आंसर आने वाला है T²/2k, है ना। तो T²/2k आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। रबड़ की एक गेंद 200 मीटर झील की तली पर ले जाने पर, मतलब कहा जा रहा है रबड़ की एक मेरे पास गेंद है, उसको मैं पानी के 200 मीटर झील की एक तली पर ले दिया, 200 मीटर गहराई पर ले दिया। उसका जो घनत्व है, आयतन है, वो 0.1% कम हो जाता है। अच्छा, जो बॉल थी उसका आयतन 0.1% कम हो जाता है। 0.1% कम हो जाने का मतलब पहले अगर आयतन 100 था तो 0.1 कम हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि झील के पानी घनत्व 1 × 10³ किलोग्राम प्रति घन मीटर की हो, ठीक है। रबड़ का आयतन प्रत्यास्थ गुणन बनाना है और बताना किसमें है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लग जाएगा कोई तरह। पहले आपको आयतन प्रत्यास्थ गुणन K का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो K का फॉर्मूला होता है ΔP/P, या सॉरी ΔP/ΔV/V, ये फॉर्मूला होता है। P क्या है सर, P है आप कह सकते हो प्रेशर, जो भी आपका प्रेशर अप्लाइड हो चारों तरफ से। तो इन्होंने प्रेशर दिया नहीं है, लेकिन गहराई तो दी है ना, कितनी गहराई है, तो 200 मीटर। तो प्रेशर का फॉर्मूला ρgh लगाना पड़ेगा। रो कितना बोला जा रहा है, 10⁻³ है, जी कितना होता है 10 है, और गहराई कितनी है h है, मतलब 200 है। तो P की जगह पे ρgh लगा दिया ΔV, तो ΔV है 0.1 और प्रारंभिक वैल्यूम हो गया 100, है ना। तो मेरा ये उत्तर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना क्या आंसर आने वाला है। तो ये 2 तो रहे नहीं मेरे पास, गुणे 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁶। अच्छा पूरा मैं सॉल्व कर देता हूं। 10⁻³ 4 3 4 2 6, और ये भी ऊपर जाएगा 10⁸ और 0.1 1/10 हो जाएगा, एक और ऊपर जाएगा 10⁹ तो उत्तर आ गया 2 × 10⁹। थोड़ा आप जीरो को ही बैलेंस कर लो यार, 3 0 ये 4 5 6 6 2 8 और 0.1 का 1/10 ऊपर जाएगा 9, है ना। तो 1/10 मतलब वो 1 0 और बढ़ा देगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़िया सवाल था और खटाक से सॉल्व हो गया। सवाल समझ में आ गया होगा आपको कि कोई बॉल जब अंदर जाएगी तो चारों तरफ से
लिक्विड प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से उसका जो आयतन है वो कम हो जाएगा। आयतन कितना कम हुआ वो आपको दे दिया और बल्क मॉडुलस पूछा जा रहा है, निकल आया फटाक से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो का पॉसिबल मान, कई बार मैंने बताया पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो का जो पॉसिबल मान होता है वो ध्यान रखिएगा 0 और 8 के बीच में, 0 और 8/2 के बीच होता है। ये एक्चुअल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से 1/2 के बीच होती है। तो संभव मान 0 से 1/2 के बीच हो रहा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कौन सा उत्तर सही है? तो टॉडेस का उत्तर हो जाएगा 0.4, यही बस हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए, धातु के लिए पॉइसन रेशियो का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है? अच्छा, धातुओं के लिए, तो धातुओं के लिए तो बता चुके हैं ना, 0 से 0.5 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी, 0 से 0.5 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके लिए डायग्राम भी दिया गया था, मैं डायग्राम बना देता हूं पहले आपको। सवाल क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या था। तो सवाल में डायग्राम भी दिया गया था, डायग्राम क्या था मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना हुआ है, प्रतिबल बटे विकृति कर्व बना हुआ है, और ये प्रतिबल बटे विकृति कर्व ऐसे 3 स्ट्रेट लाइन है, 3 स्ट्रेट लाइन है, और कहा जा रहा है कि ऊपर वाली जो स्ट्रेट लाइन है सर वो P है, नीचे बीच वाली Q है, ये नीचे वाली R है। अब सवाल पढ़ते हैं, 3 विभिन्न पदार्थों के तारों पर विकृति प्रतिबल चित्र में दिखाया गया है। PQR उन तारों की प्रत्यास्थ सीमाएं, मतलब प्रत्यास्थ सीमाएं PQR है। चित्र से बताइए क्या है? पहला ऑप्शन है तार P की प्रत्यास्थता अधिकतम है, तार Q की प्रत्यास्थता अधिकतम है, तार R की तनाव सामर्थ्य अधिकतम है, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पेड बैच में ये सब बता रखा है, आप पढ़ भी सकते हो उसमें, कि प्रतिबल बटे विकृति आरेख जब भी कभी खींचा जाता है तो इसकी जो स्लोप होती है ना, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप देती है मुझे यंग मॉडुलस। मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर वाले की यंग मॉडुलस E1 कह दूं, नीचे वाले का यंग मॉडुलस E2 कह दूं, और इसका यंग मॉडुलस E3 कह दूं, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होती है, ध्यान रखना, उसी का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है। तो P की स्लोप सबसे ज्यादा, इसका मतलब E1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम E2 होगा, उससे कम E3 होगा, और जिसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है, ध्यान रखना, उसी की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस P का है, E1 सबसे ज्यादा है, यानी E1 मतलब P की ही इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो तार P की प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होगी। स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा पता क्यों होती है? स्टील की इलास्टिसिटी इसीलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि स्टील का यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना, उसी की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और यंग मॉडुलस पता चलता है उसकी स्लोप से, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं फिर से बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा सवाल में, देखिए यहां पर ये ऐसे विकृति है, यहां पर लिखा हुआ विकृति, मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वाई एक्सिस में लिखा हुआ प्रतिबल, प्रतिबल को मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इन्होंने 2 कर्व खींचे हुए, एक ये कर्व खींचा हुआ है, दूसरा ये कर्व खींचा हुआ है। इसको इन्होंने A कहा है, इसको इन्होंने B कहा है। उसके साथ साथ एक और बात बोली है, कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री का है, और ये जो पूरा एंगल है ये सर एंगल 30 डिग्री का। ऐसे सवाल है, अब सुनना बड़े ध्यान से। भिन्न भिन्न पदार्थों से बने 2 तार A और B के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ दिखाया गया है। YA YB मतलब इसका यंग मॉडुलस YA बोला गया है, इसका यंग मॉडुलस YB बोला गया है। A और B के यंग मॉडुलस है, तो बताइए सही संबंध क्या है? कोई दिक्कत नहीं निकलाएगा। तो पहले आप सोचो कि YA अनुपाते YB निकालना होता तो कैसे निकालते? तो कहते इनकी स्लोप का अनुपात ले लो, तो भाई YA 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, थोड़ा सोचिए, तो YA का मान tan 60 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और B के लिए 30 का एंगल बना रहा है, यानी tan 30 हो जाएगा। ध्यान रखना है एक पॉइंट को, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की स्लोप यंग मॉडुलस देती है ना। तो YA अनुपाते अगर YB पूछा जाए कितना आ जाएगा, तो tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3, तो √3 1/√3 अगर इधर आएगा तो बताइए YA अनुपाते YB, भाई अनुपात सही कर लो, तो 3:8 आ जाएगा, यानी YA बटे YB 3:, इधर आएगा मल्टीप्लाई में 3:8 आना चाहिए, YA 3 आना चाहिए और YB 8 आना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लीजिए भाई, YA बटे YB इसी में तो 3:8 आ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर।
इसमें नहीं आ रहा है, आप गलत मत कर देना। वाई भी बराबर 3y है, इसको नहीं फॉलो करेगा, ये ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 और धमाकेदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए पतले तार, समान पतले तार होते विभिन्न तापों पर, यानी तार तो वही है, तार वही है, समान पतले तार होते लिए, लेकिन विभिन्न टेम्परेचर T1 T2 पर प्रतिबल का ग्राफ दिखाया गया। अच्छा, ये टेम्परेचर दिखाया गया T1 पे और ये टेम्परेचर दिखाया गया T2 पे, ये टेम्परेचर T1 पे, ये T2 पे। तो एक बात आपको पहले बता दूं मैं, जब भी कभी मान लीजिए मैंने आपको कहा कि किसी पदार्थ का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कुछ ये दिखाया गया है, ये टेम्परेचर T1 है, या T जनरली मान लीजिए, T जनरली मान लीजिए, ये टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये दिखाया गया है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कभी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो यंग मॉडुलस घट जाता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से यंग मॉडुलस घटता है तो यंग मॉडुलस घटाना है तो स्लोप कम हो जानी चाहिए ना। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो यंग मॉडुलस घटेगा, यानी स्लोप कम हो जाएगी। तो स्लोप कम हो जाएगा तो स्लोप कम कर दो, पहले स्लोप ज्यादा थी, है ना, यानी यहां से यहां आते समय स्लोप कम हुई है, इसका मतलब कंफर्म टेम्परेचर बढ़ाया गया होगा। तो श्योर T1 का मान ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, चूंकि ए पर देखिए यंग मॉडुलस कम है, और ए पर यंग मॉडुलस कम है मतलब T1 पे, तो T1 पे यंग मॉडुलस कम है, तो इसका मतलब T1 पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से यंग मॉडुलस घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये तो फालतू का क्वेश्चन है। समान पदार्थों के दो तारों की लंबाइयां और त्रिज्या, मतलब एक ही पदार्थ, साफ साफ देखिए पदार्थ सेम बोल दिया, तो जब पदार्थ सेम हो गया तो लंबाई LR करो चाहे 2L कुछ भी करो, प्रत्यास्था गुणांक नहीं बदलेगा, उसका अनुपात 8:8 ही रहेगा। प्रत्यास्था गुणांक हमेशा पदार्थ पर निर्भर करता है, उसके लंबाई, रेडियस, एरिया, इन सब पर नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर समान पदार्थ, भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। आप यकीन ना आए तो चेक कर लेना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आएगा, मुझे याद है 1:1 रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। पॉइसन रेशियो का सही मान नहीं हो सकता। अच्छा, सही मान नहीं हो सकता, कौन सा मान नहीं हो सकता? सर 0.7 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम मान 0.5 होता है, 0.5 से ज्यादा 0.7 ये नहीं हो सकता, बाकी 0.1, 0.2, 0.3 सब हो सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसी पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक का 2.4 गुना है, यानी ई का मान साफ साफ बोल दिया जा रहा है कि ई का मान जी के मान का 2.4 गुना है, ये है। तो बोला जा रहा है कि बताइए पॉइसन निष्पत्ति क्या होनी चाहिए, मतलब पॉइसन रेशियो क्या होना चाहिए। तो तुम्हें संबंध पता होना चाहिए। E बराबर होता है 2G ब्रैकेट में 1 + 1/m होता है, लेकिन E का मान देखो सवाल में कितना बोला जा रहा है, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक का 2.4 गुना, यानी 2.4G कर दो, यहां पर 2G था, और ये हो जाएगा 1 + 1/m। कैंसिल वैंसिल कर दीजिए तो कहोगे भाई साहब G से G कैंसिल कर दो, 2.4 ये 2, तो कंफर्म 1.2 आएगा, और यहां आ जाएगा 1 + 1/m। लेकिन मुझे 1/m चाहिए ना, तो 1/m निकालना है तो 1 उधर जाएगा, मतलब 0.2 आ जाएगा, 0.2 1/m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। E बराबर 2.4G वाले संबंध से लगेगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। यदि किसी पदार्थ का जो यंग मॉडुलस है वो उसके बल्क मॉडुलस से 50% अधिक है, वेरी गुड। जो E का मान है वो 50% अधिक है बल्क मॉडुलस से, यानी बल्क मॉडुलस अगर 100 मानो तो E का मान 50% अधिक मतलब 150 मानना, यही मतलब होता है 50% अधिक का। तो यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस से 50% अधिक है, यानी बल्क मॉडुलस 100 है तो E हमारा 150 होगा। तो फॉर्मूला E और K में लगेगा, यानी E बराबर 3K ब्रैकेट में 1 - 2/m होता है। वैल्यू सारी पुट चाहिए तो E आपका 150 हो गया, K की वैल्यू 100 हो गई, और 1 - 2/m है ना। तो 300 150, तो 150 दूनी 300, यानी 1/2,
1 माइनस 2/m, तो 2/m उधर जाएगा और 1/2 इधर आएगा, तो 1 में से 1/2 जाएगा 1/2, तो 2/m बराबर 1/2। तो बताइए अगर यहां से 1/m पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 1/4, और 1/4 क्या होता भैया 0.25 होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि किसी छड़ को स्वतंत्र रूप से टर्म किया जाए, बड़ी अच्छी लाइन बोली रही है, स्वतंत्र रूप से टर्म किया जाए, तो मैंने बता रखा है कि जब भी कभी स्वतंत्र रूप से टर्म किया जाएगा तो उसके अंदर हमेशा जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो 0 होगा, और रेजिस्टेंस फोर्स 0 तो आने वाला स्ट्रेस 0। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, स्वतंत्र रूप से न टर्म करता, स्वतंत्र रूप से न टर्म करता मतलब उसके सिरों को फिक्स कर देता, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस आता वो होता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, ई अल्फा डेल्टा टी होता है, ई अल्फा डेल्टा टी, ए नहीं होता, ए सभी में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, किसी पदार्थ का यंग मॉडुलस, किसी पदार्थ का यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का अनुपात दिया गया है, यानी ई और जी का अनुपात दिया गया है। ई बटे जी कितना बोला जा रहा है 3/2, ये बोला जा रहा है, यानी ई का मान तुम 3 लिखना तो जी का मान 2 लिखना, यही मतलब है। तो ई और जी में संबंध क्या होता है, ई बराबर 2g ब्रैकेट में 1 + 1/m, क्योंकि पॉइसन रेशियो पूछा जा रहा है, देख लो। तो ई बराबर 3 लिखना, तो जी बराबर लिखना 2, तो 2 रखोगे जी की वैल्यू, तो 2 दूनी 4, 1 + 1/m। लेकिन मुझे तो 1/m चाहिए, तो देखना बड़े ध्यान से, 3/4 बराबर 1 + 1/m। अगर मैं 1/m पूछूं तो 1 इधर लाओगे, यानी 3/4 - 1, और 3/4 - 1 में से घटाया जाएगा तो -8/4, और -8/4 का मतलब हो गया 0.25, तो पॉइसन रेशियो -0.25 है कोई उत्तर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी -0.25। माइनस में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, याद करो थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से 0.5 के बीच मैंने बताई थी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स करके उसे जड़म किया जाए, अच्छा दोनों सिरे फिक्स करके जड़म कर रहे हो, तो जब भी कभी किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स करके जड़म करोगे तो वो फैलना चाहेगा, लेकिन जटड़ फैलने नहीं दे रही, यानी जटड़ ऐसे बल लगाएगी, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो ध्यान रखना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि सिरों पर तुमने फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद जब आप गरम करोगे तो छड़ फैलना चाहेगी, लेकिन जटड़ उसे फैलने नहीं देगी, अर्थात जटड़ ऐसे फोर्स लगाएगी कॉम्प्रेसिव। तो जब जटड़ कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगी तो आने वाला स्ट्रेस भी कॉम्प्रेसिव। कोई वैल्यू पूछे कितना होता है तो वैल्यू भी याद रखना, ई अल्फा डेल्टा टी, बहुत सारे लोग वाई अल्फा डेल्टा टी भी कहते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर देखिए इलास्टिसिटी के पूरे 45 क्वेश्चन, बढ़िया 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व हुए, ठीक है। चलिए